नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त वंश का एक संक्षिप्त इतिहास। देखिए, मैंने वैसे तो गुप्त वंश पर अपने चैनल पर डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन आप में से कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि गुप्त वंश पर एक ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब कि गुप्त वंश का आप एक संक्षिप्त इतिहास बताइए एक ही वीडियो में सब कुछ। तो इसमें हम लोग देखेंगे गुप्त वंश के जितने भी शासक थे सबके बारे में एक ही वीडियो में। वैसे अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गुप्त वंश का संक्षिप्त इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश की जानकारी के स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ, मतलब बौद्ध ग्रंथ। तो एक नाम याद रखेंगे, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखिएगा, इस ग्रंथ से ना गुप्तों का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से। तो पूछा जाता है किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, नहीं मिलती है। उसके बाद अगला नाम है वसुबंधु चरित। वसुबंधु चरित और चंद्र गर्भ परिप्रेक्ष्य, चंद्र गर्भ परिप्रेक्ष्य, ये तीनों बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथ हैं जिनसे गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है जैन ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथ में दो नाम याद रखने हैं, हरिवंश और कुवलय माला। कुवलय माला, तो इन दोनों से गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों की बात करें तो तीन स्मृति ग्रंथ याद रखना है। पहला नारद स्मृति, दूसरा पराशर स्मृति, तीसरा बृहस्पति स्मृति। तो इन तीनों स्मृतियों से अपना जो गुप्तों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये सब। उसके बाद लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होता है? तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य होता है, मतलब कहानी, कविता, उपन्यास, इस टाइप की वाली चीजें। तो यहाँ पर जो पहला नाम आएगा वो है विशाख दत्त, ये लेखक का नाम है। तो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा विशाख दत्त ने ना मुद्रा राक्षस की भी रचना की थी। तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम में ना चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उसके बड़े भाई रामगुप्त और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, इन सब का जिक्र मिलता है। वहीं मुद्रा राक्षस में गुप्त शासकों के अलावा मौर्यों के विषय में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, जो कि अपने महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद मृच्छकटिकम, हर्षचरित, कामसूत्र, इन सब से भी गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अभिलेख। तो अभिलेख देखो, गुप्त वंश के जो शासक थे ना, उनके द्वारा बहुत सारे अभिलेख जारी किए गए थे, खुदवाए गए थे। तो बहुत सारे अभिलेख हैं, तो इसमें से कुछ आप लोगों को याद रखना है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन द्वारा रचा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उदयगिरी गुहा लेख, कई बार पूछा गया है। महरौली का लौह स्तंभ, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। इसके अलावा एरण अभिलेख, ये भी कई बार पूछा गया है। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख ध्यान रखेंगे। और उसके बाद विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत। देखो, विदेशी यात्री प्राचीन समय में भारत में बहुत आते थे, तो इन्हीं में से दो नाम याद रखना है। फाहयान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। वहीं जो वेनसोंग था, ये गुप्तों के पतन के पश्चात भारत आया हुआ था, हर्षवर्धन के टाइम पर। तो इसने भी जो है गुप्तों के विषय में लिखा है। और जो फाहयान है, ये तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर आया था। अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं गुप्त वंश के शासकों के विषय में। तो गुप्त वंश का जो पहला शासक माना जाता है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ होता है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो मोटे तौर पर 240 से 280 ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो एक राजकुमारी थी प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी थी। तो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। आदिराज मतलब पहला शासक, शुरुआत करने वाला। तो श्रीगुप्त को पहला शासक माना जाता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा। और उस टाइम पे ना महाराजा की उपाधि अधीनस्थ शासक धारण करते थे, मतलब कि जो किसी बड़े राजा के अधीन हो, ऐसे राजा महाराजा की उपाधि धारण करते थे। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो श्रीगुप्त था वो किसी बड़े राजा के अधीनस्थ रहा होगा।
तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसके बाद अगला शासक हुआ घटोत्कच। घटोत्कच, इसका जो समय बताया जाता है 280 से 219। देखो ये जो समय है ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे। इसने भी ना महाराजा की उपाधि धारण की थी, मतलब ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था, किसी बड़े राजा के अधीन रहा होगा। इसके बाद अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। देखो चंद्रगुप्त प्रथम, इसको जो है ना कई सारे पुस्तकों में गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसने ना महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके जो पूर्वज थे घटोत्कच, श्रीगुप्त, उन लोगों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, जो कि उस समय अधीनस्थ शासक राज धारण करते थे। इसने वैसी कोई उपाधि धारण नहीं की थी, इसी कारण इसको जो है प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो कि उस समय बड़े बड़े शासक धारण करते थे। तो इसका जो समय बताया जाता है 319 से 335 ईस्वी इसका समय था। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, इसने ना लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से विवाह किया था। बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लिच्छवी कुल की राजकन्या कुमार देवी से इसने विवाह किया था, और इसी कुमार देवी से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, देखेंगे हम लोग आगे। इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ध्यान रखना है, बहुत बहुत बार पूछा गया है। 319 में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, 319 ईस्वी में, कई बार ये पूछा गया है। अगला है गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये स्वतंत्र शासक धारण करते थे, बड़े शासक, तो इससे पहले वाले शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में संन्यास धारण कर लिया था। देखो उस समय 4 आश्रम प्रचलन में थे। सबसे पहला क्या होता था, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद फिर संन्यास। तो इसने जो है अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके जंगल को चला गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अगला शासक हुआ समुद्रगुप्त। देखो कई सारे पुस्तकों में ना चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच एक शासक का नाम मिलता है कांच, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कांच के संबंध में कहा जाता है कि वो समुद्रगुप्त का भाई था, उसको उत्तराधिकारी बनाया गया था, लेकिन वो उतना योग्य था नहीं, तो समुद्रगुप्त ने उसको हटा करके खुद गद्दी प्राप्त कर लिया, ऐसा बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इसको भी। तो समुद्रगुप्त का जो समय बताया जाता है 335 से 375 ईस्वी। तो इसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं देखते हैं। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान के संबंध में हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग है ना, जो इलाहाबाद, उसका पहले नाम ना प्रयाग था, प्रयागराज, और फिर बाद में अकबर ने उसको इलाहाबाद कर दिया, और आज के समय में फिर से इलाहाबाद जो है प्रयागराज हो गया है। तो उसी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में ये समुद्रगुप्त की हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो इससे जो है ना अपने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये अभिलेख पहले ना कौशाम्बी में था, ध्यान रखेंगे कौशाम्बी में था, बाद में इसको जो है प्रयाग में लाया गया था। प्रयाग में है, इसी कारण इसको प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है। और यहीं पर ना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक का अभिलेख भी है यहीं पर, और इसकी रचना किसने की थी, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ये सब ध्यान रखना है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संस्कृत में लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो कि फ्रांस का शासक था, और यूरोप में इसने हाहाकार मचा दिया था, लगभग पूरे यूरोप को इसने जीत लिया था। उसके बाद ये जो है मिस्र, सीरिया, जो कि एशिया अफ्रीका के देश हैं, वहाँ तक भी ये पहुँच गया था। तो विंसेंट स्मिथ, इसने जो है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। कई बार पूछा गया है कि किसने भारत का नेपोलियन कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने। किसको, समुद्रगुप्त को। उसके बाद अगला चीज है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए 3 नीतियां अपनाई थी दक्षिण भारत को जीतने के लिए। देखो जो समुद्रगुप्त था ना, इसने
उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों को जीत करके दक्षिण की ओर रुख किया और दक्षिण के 12 राज्यों को इसने जीता। मतलब दक्षिण के जो 12 राजा थे उन पर विजय प्राप्त की और उनके राज्य को लौटा दिया। तो दक्षिण में इसने जो नीति अपनाई उसकी 3 नीतियां थी। पहली थी ग्रहण, दूसरी मोक्ष, तीसरी अनुग्रह। तो ग्रहण के तहत क्या होता था, वो किसी भी राजा को युद्ध में परास्त कर देता था और उसके राज्य पर अधिकार कर लेता था। यह क्या होता था, ग्रहण। मोक्ष क्या होता था, उस राजा को क्षमा कर देना, उस राजा को क्षमा कर देना, मारता नहीं था। तीसरा होता था अनुग्रह, उस राजा को उसका राज्य लौटा देना, ये होता था अनुग्रह। और इस अनुग्रह के तहत ये तय होता था कि हारा हुआ राजा समुद्रगुप्त को वार्षिक कर देगा। मतलब कि उसने दक्षिण के राज्यों को अपना करद राज्य बना दिया और उत्तर के राज्यों को सीधे सीधे अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 शासकों को परास्त किया था। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त वैष्णव मत का प्रबल समर्थक था। वैष्णव मतलब कि विष्णु जी का प्रबल समर्थक था। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए और अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए ना, वहां पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब कि वो संगीत प्रेमी रहा होगा। अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। जो रामायण आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था ना, जिसको घोड़ा छोड़ा गया था और उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। तो वही वाला यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने भी किया था, उसके सिक्कों में ऐसा दिखाया गया है। अगला याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को कवि राज की उपाधि दी गई है। देखो, जो समुद्रगुप्त है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो संगीत प्रेमी था, साथ ही साथ वो कविताओं का भी प्रेमी था, इसी कारण उसको कविराज कहा गया है। उसके बाद अगला चीज देखिएगा, समुद्रगुप्त ने परम भट्टारक, विक्रमांक और अश्वमेध कर्ता जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। उसकी उपाधियों को ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से, और समुद्रगुप्त ने उसे अनुमति दी थी। कई बार ये पूछा गया है कि श्रीलंका के राजा ने भारत के किस शासक से बोध गया, जो गौतम बुद्ध जी के से संबंधित है ना, वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। वैसे अगर आप लोग समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप लोग जाइएगा, वहाँ आप लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में वीडियो मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दूंगा। अगला हम लोग देखते हैं रामगुप्त। देखो, रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था, जिसने कुछ ही समय शासन किया था, 375 से 380 के बीच लगभग। ये भी मतलब पक्का नहीं है, कई सारे इतिहासकार इसको मानते नहीं हैं, हालांकि इसके विषय में ना कुछ ही वर्ष पहले जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके होना था। इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर गद्दी प्राप्त कर ली, तो ये योग्य नहीं था। इसके समय में क्या होता है कि जो शक है ना, वो लोग आक्रमण कर देते हैं और जो रामगुप्त है वो शकों का सामना नहीं कर पाता है, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो फिर शकों का दमन करता है, मतलब शकों को हराता है और फिर अपने भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर लेता है और अपने भाई की पत्नी ध्रुव स्वामिनी उससे विवाह कर लेता है। विशाख दत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम, तो इसमें ना ये वाली बात पूरी लिखी गई है कि किस प्रकार से शकों का आक्रमण होता है और रामगुप्त शकों से लड़ नहीं पाता है, फिर किस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया, रामगुप्त की हत्या की, उसकी पत्नी से विवाह किया, ये सारा कुछ हमको देवी चंद्रगुप्तम से ज्ञात होता है। आगे देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसका जो समय है 380 से 414 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम रूपक था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो शक थे वो भारत पर आक्रमण किए हुए थे और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अधिकार कर रखा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और उस उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का चलाया जिसको रूपक नाम से जाना जाता है। साथ ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को परास्त करने के कारण इसे शकारी की उपाधि
दी गई। तो विक्रमादित्य, सकारी, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी अपने पिता के समान वैष्णव मत का अनुयायी था। इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। इसके बाद अगला ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय इसने ना अपनी राजधानी उज्जैन को बनाई थी। इससे पहले तक इनकी जो राजधानी थी गुप्त शासकों की वो पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से करवाया था। देखो प्रभावती गुप्त, शुरुआत में मैंने जिक्र किया था प्रभावती गुप्त के विषय में, जो पूना ताम्रपत्र वाली, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी थी और इसका विवाह जो है ना वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ था। वाकाटक ना मध्य भारत के शक्तिशाली राजवंश हुआ करते थे। उसके बाद अगला याद रखना है जो बहुत बार पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहयान ये भारत की यात्रा पर आया हुआ था, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विजय अभियानों का उल्लेख दिल्ली स्थित महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। देखो जो महरौली लौह स्तंभ है ना, दिल्ली आप अगर जो कुतुब मीनार है उसके पास जाओगे देखो लोहे का स्तंभ मिलेगा, तो वही महरौली लौह स्तंभ है। महरौली उस स्थान का नाम है और उसी स्थान के नाम पर इसको महरौली लौह स्तंभ कहा जाता है। हालांकि ये यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख है, इसमें थोड़ा सा विवादास्पद है क्योंकि यहाँ पर ना केवल चंद्र लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ऐसा नहीं लिखा है, केवल चंद्र लिखा हुआ है और इस चंद्र नामक राजा ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की वो सब वहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी चंद्र को ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समझा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त नामक जितने भी राजा थे उनमें सबसे जो शक्तिशाली है और जो बातें इसमें कही गई है वो इसी से संबंधित लगती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि महरौली लौह स्तंभ में क्या लिखा हुआ है इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, जल्दी ही कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रय दाता था। ये जो है खुद विद्वान था और अपने राज दरबार में विद्वानों को शरण भी देता था। इसके दरबार में ना बहुत सारे विद्वान रहते थे जिनमें से सर्वश्रेष्ठ नौ विद्वानों को नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। इन्हीं नवरत्नों में से प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास जी भी थे। तो महाकवि कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखेंगे उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। देखो जो समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने केवल सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने पहली बार चांदी का सिक्का चलाया था। बाकी जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने चांदी का सिक्का जारी नहीं किया था। तो कभी पूछा जाए ना पहला गुप्त शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसने शकों को परास्त कर चांदी का रूपक नामक सिक्का चलाया था। अब बात करते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के विषय में। तो इसका जो समय है 414 से 454 ईस्वी तक। तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परम देवत की उपाधि धारण की और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। अक्सर पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, तो इसी कुमार गुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। इसके बाद देखिए भीलसाड़ स्तंभ लेख ये कुमार गुप्त की शासन काल के विषय में जानकारी देता है। उसके बाद मदसौर अभिलेख की रचना कुमार गुप्त के दरबारी वत्स भट्टी द्वारा की गई। ये भी पूछा गया है कि इसका दरबारी कौन था, तो वत्स भट्टी था। जैसे कि समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिसेन। तो कुमारगुप्त का दरबारी वत्स भट्टी। कुमारगुप्त ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ध्यान रखेंगे कई बार ये पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के जारी किए थे। मयूर शैली के सिक्के ये भी पूछा हुआ गया है। देखिए जितने भी मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं ना, सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब वो देखिए जैसे कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक वैसे ही कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी।
आगे देखते हैं मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के राज्यपाल बुद्ध वर्मा द्वारा मालवा क्षेत्र में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो देखो मंदसौर वहां से ना कुमारगुप्त के राज्यपाल बुद्ध वर्मा द्वारा मालवा क्षेत्र में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। अगला आप लोगों को याद रखना है, कुमारगुप्त को अपने शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। पुष्यमित्र एक जाति थी, तो इन्होंने जो है कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में भयंकर आक्रमण किए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जिसका शासनकाल 455 से 467 तक था। इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है हुणों का आक्रमण। हुण जो कि चाइना से आई हुई थी, चीन से, तो इन्होंने भारत में भयंकर आक्रमण किया था। तो स्कंदगुप्त के टाइम पर भयंकर आक्रमण हुए और स्कंदगुप्त ने ना इन हुणों के आक्रमण को असफल किया, मतलब कि हुणों को खदेड़ दिया। अब देखिए स्कंदगुप्त के टाइम की अगली महत्वपूर्ण जो घटना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, याद रखेंगे, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर ने इसका निर्माण करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखो उस समय का। तो उस झील का पुनरुद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने। और ये जो काम है ना, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र, जो गुजरात को बोला जाता था सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को यह काम सौंपा गया था सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का। और यहां पर ना एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था इसी के द्वारा। तो कई बार पूछा गया है ये चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला आप लोगों को याद रखना है स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र लेख, ये लेख है, लिख हो गया है। तो स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र लेख में सूर्य पूजा तथा सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला है शासक भानुगुप्त, बस इसका नाम याद रखना है। इसके समय में ना एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस एरण अभिलेख से ना सती प्रथा के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है। ये जो अभिलेख है 510 ईस्वी का है और इस अभिलेख से पहली बार सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। तो कोई गोपराज नामक सैन्य अधिकारी था जिसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी उसके चिता के साथ जल करके सती हो गई थी। तो एरण अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख है। तो ये थे गुप्त वंश के प्रमुख शासक। अब हम लोग ना गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब कि गुप्त काल में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, इसी कारण से इतिहासकार इसको स्वर्ण युग कहते हैं। अगला है अधिकांश गुप्त शासक के वैष्णव मत के अनुयायी थे। जितने भी गुप्त शासक थे ना उनमें अधिकतर वैष्णव मत के अनुयायी थे और ये लोग परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। इसके बावजूद भी गुप्त शासक धर्म सहिष्णु थे, मतलब कि सभी धर्मों का ये लोग सम्मान करते थे। इनके समय में ना जो वैष्णव मत के अलावा जो शैव मत था, जो शिव के उपासक थे, वो लोग भी आराम से अपनी पूजा पाठ कर सकते थे और शैव मत का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले भी इनके राज्य में रहा करते थे और इन दोनों धर्मों का भी विकास इस काल में देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ गुप्त शासकों के नाम याद रखिएगा जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। एक था बुद्धगुप्त और दूसरा था नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये दोनों ना परवर्ती गुप्त शासक थे, मतलब उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनको ये पूछा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का प्रधान सचिव जिसका नाम था वीरसेन, ये शैव मत का अनुयायी था। ये प्रधान सचिव और सेनापति दोनों था। तो ये जो है शैव मत का अनुयायी था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था वो वैष्णव मत का अनुयायी था। गुप्त काल में विष्णु एवं शिव की संयुक्त रूप से पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। देखो शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करने की परंपरा गुप्त काल से शुरू हुई। हरिहर जो बोला जाता है ना, शिव और विष्णु का दोनों का मिला जुला रूप हरिहर, तो उसकी जो शुरुआत है गुप्त काल में हुई। इसके बाद त्रिमूर्ति
त्रिमूर्ति की पूजा की परंपरा भी इसी काल में शुरू हुई थी। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये भी इसी समय शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। कुमारगुप्त मैंने बताया। गुप्त काल में बुद्ध की मूर्तियों के साथ ही हिंदू देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी आरंभ हुआ। देखो जो मूर्ति कला है ना, मूर्तियां जो बनाने की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो गुप्त काल में ना गौतम बुद्ध की मूर्तियों का तो निर्माण हुआ ही हुआ, साथ ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। अगला आप लोग ध्यान रखेंगे, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर, तो इसकी जो संकल्पना है वो इसी गुप्त काल में देखने को मिलती है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर आधा मतलब कि आधा नारी आधा पुरुष, इस टाइप वाला, तो ये भी जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप लोग डिटेल वीडियो देखिएगा, वहां पर बाकी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। अगला पॉइंट है, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल उज्जैन था। उज्जैन जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाई, तो वो जो है सबसे प्रसिद्ध इनका क्या कहते हैं व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद जो उज्जैन है ना, अच्छा उज्जैन नहीं सॉरी, तो जो गुप्त काल में सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। कपड़ा बनाने का जो उद्योग था ना वो सबसे प्रमुख था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। देखो अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें ना, तो जो कनिष्क जो कुषाण शासक था उसके द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे। अगर उसकी तुलना हम लोग गुप्त शासकों के सोने के सिक्कों से करें तो गुप्तों के सोने के सिक्के थोड़े से निम्न स्तर के थे। किसकी तुलना में? कनिष्क की तुलना में। ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछा जाए तो कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और गुप्तों ने सबसे अधिक, संख्या में सबसे अधिक, लेकिन उतने शुद्ध नहीं थे। अगला पॉइंट है, गुप्त शासकों का प्रशासन महलों की तुलना में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ना मौर्य होना था। ये जो महल लिखा हुआ है ना महलों की तुलना में, तो जो गुप्त शासकों का प्रशासन है वो मौर्यों की तुलना में कम केंद्रीकृत था, कम केंद्रित था, अर्थात गुप्त शासकों का प्रशासन विकेंद्रित था। देखो जो मौर्य शासक थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनका जो शासन था वो केंद्रीकृत था, मतलब कि वो लोग जो है ना पूरा केंद्र से ही सब कुछ नियंत्रित करते थे। लेकिन गुप्तों का जो शासन था वो विकेंद्रीकृत था, ये लोग जो है प्रांतों को भी छूट दिए हुए थे। तो इसको ध्यान रखेंगे, मौर्यों का प्रशासन केंद्रीकृत था और गुप्तों का प्रशासन विकेंद्रीकृत था। अगला है, गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान के रूप में दिया गया जिसे अग्रहार कहा जाता था। देखो जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी और उसी प्रथा को आगे जारी रखा गया और गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दान दिया भूमि, तो ध्यान रखेंगे, जिसको अग्रहार बोला जाता था। गुप्त काल में साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांत भुक्ति कहलाते थे और भुक्ति का प्रधान उपरिक कहलाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। इसके बाद देखिए अजंता, जो अपने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ना, अजंता एलोरा की गुफाएं, तो इनमें से जो अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता की गुफाओं में टोटल 29 गुफाएं हैं जिनमें से 6 ही अभी शेष बचे हुए हैं। तो इन 6 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित है। कई बार पूछा गया है कि अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, तो 16 और 17 नंबर की गुफाएं, इन गुफाओं को ना नंबर दिया गया है। तो 16 और 17 नंबर की जो गुफा हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता में प्रमुख चित्रों के विषय इस प्रकार हैं। तो देखो अजंता की जो गुफाएं हैं ना उसमें चित्रकारी की हुई है, तो इनमें क्या क्या चित्र हैं, प्रमुख चित्रकारी जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं। तो इसमें आप पहला देखिएगा, जो मरणासन राजकुमारी का चित्र, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मरणासन राजकुमारी का चित्र। उसके बाद गौतम बुद्ध का गृह त्याग का चित्र, गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था उसका चित्र, माता और पुत्र का चित्र, जुलूस का चित्र, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब ज़्यादा फेमस है। इसके बाद देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं ना वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है।
उसके बाद देखते हैं गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है ना, तो इस काल में साहित्य कला की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, इसी कारण इसको जो है स्वर्ण युग बोला जाता है, विशेष करके संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। महाकवि कालिदास का संबंध गुप्त काल से है। महाकवि कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो महाकवि कालिदास जी जो कि बहुत बड़े कवि थे, तो इनका संबंध जो है गुप्त काल से ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनकी रचनाएं याद रखेंगे आप लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम, उसके बाद चौथा है रघुवंश, पांचवा है कुमार संभव, छठवां है मेघदूतम, सातवां है ऋतु संहार। थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये आप लोग सातों रचनाओं के नाम याद रखेंगे। जो पहले तीन है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों नाटक हैं। उसके बाद जो चौथा और पांचवा रघुवंश और कुमार संभवम, ये जो दोनों है ना महाकाव्य हैं। उसके बाद मेघदूतम और ऋतु संहार, ये दोनों जो हैं खंड काव्य हैं, तो ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है। इसके बाद देखिए विशाख दत्त, विशाख दत्त इसने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। उसके बाद विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था, पंचतंत्र। तो ये जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है ना, ये गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है। और जो पंचतंत्र है ना, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगला आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल में कुछ विज्ञान संबंधी ग्रंथों की भी रचना हुई। देखो गुप्त काल में ना इन साहित्यकारों के अलावा और भी कई सारे साहित्यकार थे। आप लोग डिटेल वीडियो देखिएगा, वहां पर सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो विज्ञान संबंधी ग्रंथों को देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, ये दोनों जो है गुप्त काल में लिखा गया था। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली, बीज गणित और शून्यवाद का जनक माना जाता है। और ये जो आर्यभट्ट था, खगोल, गणित और ज्योतिष के विद्वान थे। तो ये गुप्त काल से संबंधित थे। इसके बाद अगला नाम आता है ब्रह्मभट्ट। ब्रह्मभट्ट, इन्होंने ना ब्रह्म सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखा था। और ब्रह्मभट्ट ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप लोग बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बाद में किस मतलब यूरोपीय वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो हमारे भारत में ब्रह्मभट्ट ने काफी पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। उसके बाद है वराहमिहिर, जिसने वृहत संहिता लिखा था। यहाँ द के जगह ना त आएगा, वृहत संहिता। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए गुप्त काल में गुप्त काल में चिकित्सा का भी बहुत अधिक विकास हुआ। धन्वंतरी सुश्रुत महान चिकित्सा शास्त्री थे। तो इस समय ना बहुत बड़े बड़े चिकित्सक भी थे, जो शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन जैसी चीजें भी किया करते थे। तो ये सब भी इस समय थे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था अपना गुप्त वंश के ऊपर एक संक्षिप्त जानकारी। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, मैं वहाँ पर इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा, मतलब डिटेल वाले वीडियोस का, जहाँ से आप लोग डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।